वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज का, उसका चैप्टर नंबर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आज कराऊंगा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर जी का पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। काफी बच्चों को उनके नाम को लेकर कंफ्यूजन रहती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो ठीक है जी, ये उनके 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो 4 प्रिंसिपल्स मैंने कोशिश की है कि एक ही शीट पे जानबूझ के यहाँ पे लिखे ताकि आपको सभी को एक साथ समझ भी आए और उनका एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी समझ लगे। माइंड जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स हैं और जो टेक्निक्स हैं दोनों अलग-अलग हैं। बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। यही बात होता है कि उनको प्रिंसिपल पूछे जाते हैं तो वो टेक्निक्स के बारे में बताने लगते हैं, टेक्निक्स के बारे में पूछो तो वो प्रिंसिपल्स के बारे में बताने लगे। और पर्टिकुलरली ये मैं बता दूं कि ये प्रिंसिपल्स है और प्रिंसिपल सिर्फ 4 हैं। तो पहला साइंटिफिक प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कहने का मतलब कि ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उसका मतलब है कि हमें जो भी काम करना है साइंस के तरीके से करना है। साइंस का मतलब क्या है? आपको कॉमर्स में साइंस का क्या मतलब आ गया? साइंस का यहाँ मतलब है लॉजिक। लॉजिक से जो बात की जा सकती है, जो सही बात है उस तरीके से काम करना है, जो सही तरीका है काम करने का उस तरीके से काम करना है, ये सुजेस्ट किया है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में हम क्या करेंगे, किसी भी काम को करने से पहले उसकी साइंटिफिक इंक्वायरी की जाएगी कि क्या ये काम कितनी देर तक हो सकता है, किस तरीके से बेटर तरीके से हो सकता है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट तरीका हो सकता है। हमें 2 या 4 तरीके अपन देखेंगे, उसमें से जो सबसे सुटेबल लगेगा हम उसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है जी। नॉट एज पर विश ऑफ मैनेजर। इसमें मैनेजर की विश नहीं चलेगी। उसका वो कई बार मैनेजर थोड़ा एरोगेंट हो सकता है, वो कह सकता है कि नहीं मैं 20 साल से ये कर रहा हूँ, आप लोग कौन होते हो मुझे सिखाने वाले। ठीक है, नहीं इस तरीके से जो उसने कह दिया मैनेजर वही होगा। मैनेजर की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, जो मैनेजर कह रहा है वो नहीं चलेगा। मेरा मतलब ये नहीं कि मैनेजर पूरी तरह रॉन्ग है, मैनेजर हो सकता है ठीक हो, बट हम जो भी काम है साइंटिफिक इंक्वायरी करके स्टडी करने के बाद ही फाइनल किया करेंगे कि किस मेथड को, किस तरीके को अडॉप्ट किया जाए उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद साइंटिफिक डिसीजन। नेचुरली जो साइंटिफिक डिसीजंस है वो लॉजिकल होंगे, रैशनल होंगे और मोर एप्रोप्रिएट होंगे। उसके बाद नॉट रूल ऑफ थंब, इसमें फिर वही आ गया, कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी मैनेजर की। ठीक है, अपने तरीके से जो सही का लॉजिकल काम है वही होगा। हर काम की वर्क स्टडी की जाएगी। वर्क स्टडी में आपको पता है क्या आता है? वर्क स्टडी का मतलब काम की पूरी स्टडी। उसमें ये देखा जाएगा एक काम को कितने समय में कंप्लीट किया जा सकता है, उसमें कितनी स्पीड से किया जा सकता है। इसको हम टाइम स्टडी कहते हैं, मोशन स्टडी कहते हैं, मेथड स्टडी कहते हैं, फटीग स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टडीज जब की जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल क्लब फॉर्म में उसको बोलते हैं वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी क्या होती है ये हमारा इस तरीके से आएगा। उसको स्टडी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम कोई भी मेथड या तरीका काम का अपनाएंगे। सो साइंटिफिक प्रिंसिपल का पहला जो प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि मैनेजमेंट को चलाने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के लिए, ऑपरेशंस चलाने के लिए हमें साइंटिफिक तरीका अपनाना पड़ेगा। डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर नहीं चलेगी। ठीक है, तो दूसरा है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या मतलब है? हार्मोनी का मतलब है म्यूचुअल गिव एंड टेक से, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से जरूरत जब पड़ती है उस तरीके से हमें काम करना है, ना कि डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब है हमें एक दूसरे के विरोध में नहीं जाना। यहाँ एक दूसरे के विरोध का क्या मतलब है? एक दूसरे का मतलब, विरोध का मतलब है मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर दो एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो ये समझते हैं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करें। मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर कोई काम नहीं करते, वर्कर को लगता है कि मैनेजमेंट हमें प्रेशराइज करती है ज्यादा काम करा के। मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर हमेशा अपने सैलरी और बोनस के पीछे पड़े रहते हैं, और वर्कर्स को लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, सारा प्रॉफिट मैनेजमेंट ले जाती है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, म्यूचुअल गिव एंड टेक होना चाहिए। अब म्यूचुअल गिव एंड टेक क्या होना मतलब? म्यूचुअल गिव एंड टेक का मतलब मैनेजमेंट को वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, उनके लिए प्रॉपर या सही समय पे रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी प्रोवाइड करनी है,
अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है और वर्कर्स को भी ये अंडरस्टैंड करना है कि मैनेजमेंट के ऊपर काम को करने का कितना प्रेशर है। अगर ये ऑर्डर पूरा टाइमली नहीं गया तो मैनेजमेंट को नुकसान होगा। तो दोनों को एक दूसरे की मदद करनी है और ये मदद करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो है मेंटल रेवोल्यूशन का। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब, मेंटल मतलब दिमाग, तो रेवोल्यूशन का मतलब चेंज करना मतलब अपना एटीट्यूड चेंज करना एक दूसरे के प्रति। मैनेजमेंट को वर्कर्स की प्रॉब्लम को समझना है और वर्कर्स को मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। दोनों ने एक दूसरे से फाइटिंग की जगह एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ काम करना है, मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी ऑफ वर्कर आल्सो। मैनेजमेंट को भी वर्कर्स के साथ गेन्स या प्रॉफिट्स को शेयर करना है, बोनस के फॉर्म में एक्स्ट्रा इनकम यदि दे सकते हैं तो वो भी देनी है। तो मतलब वर्कर को सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी खुशहाली कैसे हो सकती है उसके बारे में भी सोचना है। और उसके बाद वर्कर आल्सो लिसन टू द मैनेजमेंट, और वर्कर्स को भी ये चाहिए कि वो मैनेजमेंट की बात सुने, अननेसेसरी हल्ला ना करते रहे, हर अननेसेसरी हर चीज पे के लिए स्ट्राइक पे ना चले जाए। शेयर गेन्स, और गेन्स को शेयर करना है टॉप मैनेजमेंट ने वर्कर्स के साथ। तो ये दूसरा प्रिंसिपल हो गया, तो आप इसको नोट करिए जरा। मैं आपको तीसरा एक्सप्लेन करता हूं। तीसरा प्रिंसिपल है गाइस कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। गाइस कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्योंकि कोऑपरेशन का मतलब और नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये, कोऑपरेशन का मतलब मेल मिलाप से काम करना, इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले नहीं है। मैनेजमेंट अकेली नहीं है, वर्कर अकेले नहीं है। मैनेजमेंट अकेले चौड़ा नहीं हो सकते मैनेजमेंट वाले कि हम ही सब कुछ हैं, हमारे बिना क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो वर्कर्स नहीं कर रही है। और वर्कर्स भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। काम करने के लिए रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करेगा, काम करने के बदले में पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, वो तो मैनेजमेंट करेगी। तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों को एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर को देखते हुए एक साथ कोऑपरेट करते हुए काम करना है। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब दोनों अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर सके। मैनेजमेंट अपनी प्रॉब्लम्स, एक्सपेक्टेशंस, ऑब्जेक्टिव्स वो अच्छे तरीके से वर्कर्स को इंटरप्रेट कर सके, उनको समझा सके कि व्हाट वाज या व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। और वर्कर्स को भी अपनी जेन्युइन ग्रीवेंसेस, जेन्युइन प्रॉब्लम्स को उनको समझाना है कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन कम्युनिकेशन, ताकि दोनों टीम्स एक साथ बैठ के समस्या के एक लेवल पे आ सके और एक कॉमन रास्ता, एक कॉमन सॉल्यूशन ढूंढा जा सके जो सबके लिए सूटेबल हो या सबको एक्सेप्टेबल हो। ठीक है जी, ये क्या आ गया ओपन कम्युनिकेशन। उसके बाद इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क है कि यदि मैनेजमेंट के पास 10 वर्कर हैं तो सभी को आप इक्वलेंटली काम बांटो। डिपार्टमेंट इक्वल तरीके से प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, उनको इक्वल काम मिलना चाहिए। इक्वल काम का मतलब यहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन, स्किल या उनकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि अननेसेसरी एक पे ज्यादा लोड है और दूसरे पे लोड देंगे, तो वो हमेशा कंफ्लिक्टिंग पॉइंट रहेगा मैनेजमेंट के लिए। ठीक है जी, और वर्कर्स को इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी सोच है कि अगर वर्कर्स को आपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया तो इससे क्या फायदा होगा। वर्कर्स को लगेगा कि ये जो प्लानिंग की गई है, ये जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया, हमसे पूछ के किया गया है, हमारी राय ली गई है, हमें इंपॉर्टेंस दी गई है, हमें महत्वता दी गई है और उनमें वो बिलोंगिंगनेस आएगी। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो एस्पायर होंगे, उनको वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें उनकी रजामंदी थी, उनकी सलाह ली गई। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए कि कोई काम कैसे करना है। नो डाउट ऑर्डर तो मार्केट से ही आएगा, ऑर्डर कोई नहीं प्रोड्यूस, वर्कर नहीं प्रोड्यूस करता, और जो ऑर्डर है वो मैनेजमेंट भी प्रोड्यूस नहीं करती, वो तो कस्टमर बाहर से आकर देता है। उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट और वर्कर्स को कि कैसे काम करना है, वो डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर है बच्चे? चलिए, ये हो गया तीसरा। अब हम चौथे की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर की डेवलपमेंट कैसे होगी? वर्कर की डेवलपमेंट होगी, उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी जब आप उनको काम सिखाओगे। आप नया बंदा आया है, आपने उसको ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है। यदि आपने वर्कर की ट्रेनिंग नहीं की तो यू आर एट फॉल्ट, यू आर एट लॉस।
क्योंकि वर्कर को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। वर्कर को अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो आपकी मशीन को नुकसान पहुंचाएगा। अगर वो आपकी मशीन को नुकसान पहुंचाएगा, वो भी नुकसान आपका है। अगर उसको ट्रेन नहीं किया, अगर वो और साथ में अगर वो मशीन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो हो सकता है वो अपने आप को इंजर कर ले, वो भी आपके लिए नुकसानदायक, आपके लिए मतलब मैनेजमेंट के लिए वो नुकसानदायक है। तो अगर दूसरा एक थॉट ये भी आ सकती है मैनेजमेंट के माइंड में कि हमने वर्कर को ट्रेन करने का ठेका लिया हुआ है, हमने ट्रेन वर्कर चाहिए, हमें ट्रेनिंग नहीं देनी। भाई ऐसा है, अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बदल रही है, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी बदलती जाती है, मॉडर्नाइजेशन होती जा रही है। तो जब तक आपने अपने वर्कर को काम नहीं सिखाया, ठीक है, आप ये अज्यूम करते रहे कि उसको आता है, तो वो आपको मशीन के साथ अपने आप को इंजर करेगा और उसको नया काम नहीं आएगा, तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट ही पिछड़ेगी, आपके ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आपके टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और आप सोचोगे यार इसको काम नहीं आता, इसको निकाल दो, काम नहीं आता इसको निकाल दो, काम नहीं आता इसको निकाल दो। भाई जो आगे आएगा नया और लाएंगे वो उससे भी बेहतर निकला तो क्या करोगे? तो बेटर है जो है उसी को ही काम सिखाओ, क्योंकि पहले वो छोड़ के जाएगा, फिर नया लाने का उतना टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट होगा। उससे बेटर है कि आप उसी को ही काम सिखाओ और उसको ट्रेन करो। उससे उसको ट्रेन करने के बाद और साथ में सिलेक्शन तरीके से होनी चाहिए, साइंटिफिकली होनी चाहिए, कि ऐसे किसी भी कोई किसी को उठा के भर्ती कर लिया, कभी बंदा चाहिए था भर्ती कर दिया। पहले देखो भाई, आपको उसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लेना तो उससे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डिग्री उसके पास होनी चाहिए। अगर आपने उसको कमर्शियल डिपार्टमेंट में लेना है तो उसको कॉमर्स से रिलेटेड कोई डिग्री उसके पास होनी चाहिए, उसके पास वो स्किल होनी चाहिए, उसके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो उतना कैपेबल होना चाहिए जिस काम को करवाने के लिए हमने उसको रखा है। तो सिलेक्शन भी सही तरीके से होनी चाहिए, तभी वो ट्रेन हो पाएगा ना। सिलेक्शन कर ली गलत बंदे की और उसे आप करवा रहे हो कोई और ट्रेनिंग, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वर्क अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज, उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम देना है वर्क, ताकि वो उसका लर्निंग एबिलिटी तो बढ़ेगी, साथ में वो चीजों को सीख भी जल्दी पाएगा। और लास्ट में है इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन, उनका समय समय पे इंक्रीमेंट और प्रमोशन देते रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी उनकी कैसे बढ़ेगी? प्रॉस्पेरिटी उनकी तभी बढ़ेगी जब आपने उनको समय पे प्रमोट किया है, समय पे उनकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए उनकी सैलरी बढ़ाई है। दोनों चीज एक साथ है। कोई व्यक्ति आपके पास 5 या 7 साल से है, अगर सेम लेवल पे है और सेम तनख्वाह पे है जो पिछले 5 साल पहले थी, तो वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेगा, वो अपने काम को एंजॉय भी नहीं कर रहा और वो काम को ठीक ढंग से कर भी नहीं रहा, और उसका अल्टीमेटली नुकसान मैनेजमेंट को ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको डेवलपमेंट करनी है वर्कर की ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, ट्रेनिंग से एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी वो ज्यादा प्रोडक्शन या आउटपुट जनरेट कर पाएगा, जब ज्यादा आउटपुट जनरेट कर पाएगा तो नेचुरली उसको इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी मिलेगी। तो मैनेजमेंट को ये चारों प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं। तो मैं एक बार ये चारों प्रिंसिपल आपको बता देता हूँ। पहला क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, चौथा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो गाइस इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ये चारों प्रिंसिपल मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ ये वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा साइंटिफिक टेक्निक्स। ठीक है जी, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।